हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 9 मई 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार के देखेंगे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर 6 अखबारों का निचोड़ डेली आपको मिलता है, जो आपके आने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस हो, बिहार दारोगा के एग्जाम हो, बिहार एसआई हो या बिहार टीचर, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो दोस्तों, उसमें बिहार करंट अफेयर्स का या नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो मेरे चैनल से ही रहेगा दोस्तों, मेरे वीडियो से ही रहेगा। ये मेरी आपको गारंटी देता हूं। इसीलिए दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 अखबारों का निचोड़ आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन बता के लोग निकल जाते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इससे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो सेशन कभी नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में किसकी सहायता लेने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में जो भी लोग अभी तक आयुष्मान कार्ड बना नहीं पाए हैं, उनको दोस्तों आयुष्मान कार्ड बनाने जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जीविका दीदियों, आशा कर्मियों तथा राशन जो जन वितरण प्रणाली के तहत अनाजों का वितरण करते हैं, उनकी सहायता बिहार स्वास्थ्य विभाग लेगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में जीविका दीदियां, राशन दुकानदार तथा आशा कार्यकर्ता की सहायता लेने का निर्णय लिया है। बिहार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 77 लाख से अधिक कार्ड बन चुके हैं। राज्य में लगभग 31 लाख परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके लिए जीविका दीदियां तथा आशा का सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ साथ जीविका दीदियों को दोस्तों आपदा के समय राहत कार्यों में भी मदद के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाएगा। बिहार में अभी 10,45,000 से अधिक जीविका स्वयं सहायता समूह हैं। इन जीविका के स्वयं सहायता समूहों से 1,30,00,000 परिवार जुड़े हुए हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के 1,08,00,000 परिवार आयुष योजना के पात्र हैं। जीविका दोस्तों बिहार में बहुत सारे कार्य करी और सरकार भी इसके कार्यों में लगातार विस्तार कर रहा है। तो जीविका द्वारा जो प्रमुख कार्य हैं वो समूह बनाकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, कोरोना काल में मास्क बनाने का काम इनको दिया गया था जीविका समूह को। ठीक है, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेजों में दीदी की रसोई का संचालन करना, शराबबंदी अभियान के समय टोली बनाकर जागरूकता कार्य करना, टीकाकरण में मदद करना, ग्राहक सेवा केंद्रों का संचालन करना, आहार विविधता अभियान को चलाना, नर्सरी और पौधारोपण कार्य करना, पशु सखी के रूप में कार्य करना, राज्य में 138 रिटेल मार्ट का संचालन करना, उत्पादक समूह बनाकर मधुमक्खी पालन करना, इतने सारे कार्य जो हैं जीविका समूह बिहार में कर रहे हैं। तो जीविका समूह दोस्तों जो है आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर निबंध आ सकता है कि कैसे जीविका के माध्यम से बिहार सरकार स्वरोजगार को उत्साहित कर रही है और जीविका समूहों ने कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आप इस टॉपिक को जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 मई 2023 को विपक्षी एकता को मजबूत करने किस राज्य की यात्रा पर गए हैं? देखिए दोस्तों, जो 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का और 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो जो भी एक भाजपा जो केंद्र में है, एनडीए गठबंधन, जो विपक्षी पार्टियां हैं जो यूपीए गठबंधन के नाम से जानी जाती है, उसमें बहुत सारे दलों ने सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास में लगे हुए हैं 2024 के चुनाव के लिए। तो उसी कड़ी में दोस्तों जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो सभी राज्यों में जा जाकर मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और विपक्षी खेमा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में दोस्तों उड़ीसा गए। वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले और उड़ीसा के राज्यपाल जो है गणेशी लाल हैं। उड़ीसा दोस्तों बिहार का भी एक कभी पार्ट था। उड़ीसा जो है बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। ठीक है, बंगाल से बिहार का विभाजन हम जानते हैं 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च को बिहार दिवस हम हर एक साल मनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिए। और बिहार से झारखंड भी अलग हो गया, आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। बिहार सरकार ने बिहार में बैंकों में लूटपाट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य के सभी थाना प्रभारियों को बैंकों की सुरक्षा का ऑडिट करने का आदेश दिया है। बिहार के वर्तमान डीजीपी कौन है? देखिए दोस्तों, ये बहुत दुखद बात है कि बिहार में कुछ दिनों में जो है बैंकों से लूटपाट की घटनाएं बहुत बढ़ी है और छिनतई की भी घटनाएं बढ़ी हैं दोस्तों। उसके लिए भी बिहार पुलिस जो है हर जगह दोस्तों अलग एक टास्क फोर्स का गठन किया है छिनतई की घटनाओं को कम करने के लिए। तो बिहार के बैंकों में लूटपाट की जो बढ़ती घटनाएं हो रही है उसको देखते हुए डीजीपी ने राज्य के सभी जिलों के थाना प्रभारियों को ऑडिट कराने का आदेश दिया है कि भाई बैंकों की सुरक्षा का आप ऑडिट कराइए, बैंकों की सुरक्षा को एकदम जरूरी है उसको पूरा किया जाए। तो बिहार के वर्तमान जो डीजीपी हैं वो राजविंदर सिंह भट्टी हैं।
बिहार में शराबियों में हो रहे सुधार पर सर्वे करने की जिम्मेदारी किस विदेशी संस्थान को दी गई है? देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं, बिहार में शराबबंदी अप्रैल 2016 से लागू हुई, लेकिन तभी भी दोस्तों आप अक्सर न्यूज में सुन रहे होंगे, मैंने भी बताया है कि लगभग 32 से 33 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दोस्तों नकली शराब पीकर लोग मारे गए हैं। ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने नकली शराब पीकर मारे गए आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की है उनके आश्रितों को। तो बिहार में शराबबंदी के बाद देखिए बहुत सारे जो उद्योग भी जुड़े हुए थे शराब से, तो ताड़ी उद्योग था, देसी शराब बनाकर लोग बेचते थे, तो उनका दोस्तों जो है रोजगार खत्म हो गया। तो सरकार ने क्या किया था, उनको जीविका के माध्यम से सतत जीविकोपार्जन योजना उनके लिए लागू किया था और उनको स्वरोजगार के लिए उत्साहित करना इसका उद्देश्य था। तो जो को इम्पैक्ट है, एक विदेशी संस्थान को इम्पैक्ट है, वो यह सर्वे करेगा कि जो जब शराबबंदी के बाद जो इनको ये लिए जो योजनाएं चलाई गई उससे इनको कितना लाभ हुआ और इनसे इसमें क्या सुधार हुआ है। तो ये विदेशी संस्थान जो है को इम्पैक्ट इस पे सर्वे करेगी। बिहार के मद्य निषेध तथा उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार हैं। गुजरात पहला राज्य था जिसने शराबबंदी लागू की थी। 1960 में बॉम्बे से अलग होकर जब गुजरात बना तभी से वहां शराबबंदी लागू है। बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। हाल ही में सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने किस नाम से चावल की एक नई किस्म का खोज किया है? हाइब्रिड किस्म है दोस्तों, ये इसका नाम सबौर कुंवर है। सबौर कुंवर जो धान की प्रजाति है दोस्तों, वो कम पानी में हो जाएगा। 25% कम खाद, अगर कहीं पे 10 किलो खाद लगता है तो इसमें दोस्तों आपको मान लीजिए 7.5 kg खाद लगेगा, तो ये अच्छा है। 110 से 115 दिनों में तैयार हो जाएगा। इसका उत्पादन जो है 55 से 60 किलो क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नई किस्म से बिहार के बक्सर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, बांका जिलों सहित भारत के 9 राज्यों में भी इस बीज से जो सबौर कुंवर है इससे खेती की जाएगी। अगले साल बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, जानते हैं दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा धान अगर पूछा है कहां होता है तो रोहतास से जिले दोस्तों, रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है बिहार का, वहां पे सबसे ज्यादा धान होता है। ठीक है, बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं और भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सक्षम 2023 के तहत बिहार के किस जिले में तेल एवं गैस संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत जो है वो तेल की खपत में बहुत आगे बढ़ गया है। तेल की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, तो तेल की खपत कैसे की जाए और तेल की खपत होने से जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आया उसको, उस चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसी की चर्चा दोस्तों तेल एवं गैस संरक्षण क्षमता महोत्सव में की गई, जो पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत सबसे अधिक पेट्रोलियम तेल रूस से निर्यात कर रहा है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र दिग्बोई असम है। ये भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी और दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी में से एक है। यह असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। वेनेजुएला के पास विश्व स्तर पर सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसमें 300 बिलियन बैरल से अधिक मुख्य रूप से पूर्वी ओरिनोको नदी बेसिन के दक्षिणी छोर पर ओरिनोको बेल्ट में स्थित है। देश में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 30.29% है। इस पर गुजरात 12.5% और असम 12.1% है। सऊदी अरब विश्व के सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। यह प्रतिदिन 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। मनरेगा की ओवरऑल रैंकिंग में पूरे बिहार भर के जिले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पाया? देखिए दोस्तों, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना दोस्तों, जो नरेगा का नाम मनरेगा 2009 में चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसके तहत दोस्तों जमुई जो जिला बिहार का वो टॉप पर आया है मनरेगा का एक कार्य कराने में। इस साल दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं। ठीक है, 25 करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं। ठीक है, और बिहार सरकार दोस्तों मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मानव दिवस सृजित करने में नंबर 1 स्थान पर आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कुछ मनरेगा से संबंधित आप जान लीजिए। ठीक है, पटना जिले को मनरेगा के ओवरऑल रैंकिंग में मात्र 16वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो पटना बहुत पीछे है। बिहार के किस जिले में पहली वस्त्र इकाई शुरू की गई है? तो बिहार के दोस्तों जो मुजफ्फरपुर का औद्योगिक केंद्र है, आप जानते हैं दोस्तों बेला में, मुजफ्फरपुर के बेला में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया है। वहां पर आपको बैग बनाने का भी क्लस्टर वहां पर शुरू किया गया, तो वहां पर दोस्तों पहली वस्त्र इकाई शुरू हुई है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। इसमें दोस्तों समर लिखा गया है, उसको चेंज कर लीजिए। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। बिहार के किस जिले में उद्योग विभाग वन जिला वन उत्पाद के तहत यूनिटी मॉल बनाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार की जो पटना जिला है वहां पर वन जिला वन उत्पाद के तहत यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल बनाने की चर्चा केंद्र सरकार के बजट में की गई थी। इसके तहत दोस्तों जो जिले के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद रहते हैं उनका मार्केटिंग और उनकी सेल की जाएगी।
रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर द्वारा चेन्नई में यंग साइंटिस्ट इंडिया कार्यक्रम में किलकारी बिहार बाल भवन के कितने यंग साइंटिस्टों का चयन किया गया है? तो बिहार किलकारी बाल भवन से दोस्तों 2 लड़कों का चयन हुआ, उनके परियोजना के प्रोजेक्ट को चुना गया है और उसके लिए सीड फंडिंग भी रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर देगा उनके प्रोजेक्ट के लिए। के कितने जिलों में बाढ़ तथा सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 2030 तक के लिए बिहार सरकार आपदा प्रबंधन योजना बना रही है? तो दोस्तों देखिए 38 जिलों में, सभी जिलों में बिहार सरकार बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए जो है बिहार सरकार आपदा प्रबंधन योजना बना रही है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। मुंबई में संपन्न हुए जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की, दोस्तों मैं बताता हूं, बिहार के गोपालगंज के मीरगंज के रहने वाली लड़की है जो 15 वर्षीय अनुष्का केसरी है, वो दोस्तों प्रथम रनर अप बनी है। वो जीत नहीं पाई प्रतियोगिता को, ठीक है। रनर अप का मतलब दोस्तों द्वितीय स्थान पर आई है, ठीक है। मुंबई में संपन्न हुए जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में गोपालगंज की 15 वर्षीय अनुष्का केसरी रनर अप। अनुष्का के घर वापसी पर गोपालगंज के डीएम ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया है। वहीं मीडिया से बातचीत कर अनुष्का ने बताया कि उसका सपना मिस इंडिया बनने का है, ठीक है। बता दें कि 15 वर्षीय अनुष्का व्यवसायिक प्रदीप केसरी की बेटी है। उन्होंने अभी मैट्रिक की परीक्षा दी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए तेलंगाना के सिकंदराबाद में दोस्तों केंद्रीय जी किशन रेड्डी ने पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। यह सिकंदराबाद के वारसुगुड़ा में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है जी किशन रेड्डी द्वारा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन जन औषधि केंद्रों से की मदद से सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी, साथ ही युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। आम आदमी को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना शुरू की गई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना का राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रवीण चित्रवेल है दोस्तों। भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए हवाना क्यूबा में एथलेटिक्स पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा जीत ली है। उन्होंने 17.37 मीटर का रिकॉर्ड पूरा किया है। उन्होंने 2016 में बेंगलोर में तीसरे इंडियन ग्रांड पिक्स में भी रणजीत महेश्वरी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वो मामूली अंतर से पदक से चूक गए थे, लेकिन उनके लिए 2023 के सीजन की शुरुआत अच्छी रही है। प्रवीण ने फरवरी में अस्ताना में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 7 मई को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को स्कूली बच्चों के एथलेटिक्स में भाग लेने के प्रोत्साहित करना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 का थीम एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग है। ड्रेन ब्रावो के साथ आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो युजवेंद्र चहल है, भारतीय गेंदबाज, राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इतिहास रचते हुए आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब वो संयुक्त रूप से ड्वेन ब्रावो के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ब्राउन ने 161 आईपीएल मैचों में 183 विकेट लिए हैं। वहीं उनके रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए युजवेंद्र चहल ने 183 विकेट 142 मैचों में ही हासिल कर लिया है। पीयूष चावला इस लिस्ट में 174 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर है। इंडियन पोस्ट ने लॉजिस्टिक्स सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए दोस्तों, इंडियन पोस्ट ने लॉजिस्टिक्स सर्विस के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ होगा जो लॉजिस्टिक्स सर्विस के रूप में इंडिया पोस्ट की सेवाएं ले सकेंगे। इसके तहत छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। वार टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एसोसिएटेड प्रेस को वार टाइम कवरेज के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एसोसिएटेड प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारियापोल शहर की युद्धकालीन कवरेज की थी। वही दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम ने रूस यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। पुलित्जर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता और कला को मान्यता देता है। यह अवार्ड पहली बार 1917 में प्रदान किया गया था। देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो ने दोस्तों हाल ही में क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की सुविधा की शुरुआत की है। इसका उपयोग टोकन के विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इसके लिए मेट्रो सेवा ने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन किट्स व वेंडिंग मशीनों में भी बदलाव किए हैं। साथ ही डीएमआरसी ने यह भी बताया कि जल्द ही मोबाइल बेस्ड क्यूआर टिकट व्यवस्था की भी शुरुआत की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो देखिए दोस्तों, जोफ्रा आर्चर जो चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए मुंबई इंडियंस के, उसके जगह पर क्रिस जॉर्जन को मुंबई इंडियंस ने शामिल किया है।
किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमान को अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। वही विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड थाईलैंड की कप्तान नारुमोल चाइवाई को दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो यह बर्लिन में आयोजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद। पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने की थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। COP 28 सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के नागौर जिले में जो है लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, चूंकि लिथियम इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी का एक प्रमुख घटक है, इसके लिए सरकार देश के भीतर और बाहर दुर्लभ धातु के भंडार की खोज कर रही है। लिथियम भंडार दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली में लिथियम त्रिकोण में केंद्रित है। इन क्षेत्रों में 50% जमा राशि केंद्रित है। चीन अन्य देशों से आगे और यह 75% लिथियम रिफाइनिंग को नियंत्रित करता है। लिथियम के बारे में जान लीजिए, यह एलाई वाला एक रासायनिक तत्व है। यह एक मुलायम और चांदी जैसी सफेद धातु है। यह मानक स्थितियों में सबसे हल्का धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। यह क्षारीय और दुर्लभ धातु है। लिथियम की परमाणु संख्या 3 और परमाणु द्रव्यमान 6.941 एंगस्ट्रॉम है। लिथियम मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी के प्रमुख घटकों में से एक है। इसका उपयोग कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरी में हृदय, पेसमेकर, खिलौनों और घड़ियों जैसी चीजों के लिए भी किया जाता है। सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार चिली में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर अर्जेंटीना है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई 2023 की थीम क्या है दोस्तों? तो जागरूक रहें, साझा करें, देखभाल करें। थैलेसीमिया देखभाल अंतर को पाटने के लिए शिक्षा को मजबूत बनाना है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है, जिसके कारण मानव शरीर में हीमोग्लोबिन रस सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। 8 मई को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता किस मंत्री ने की है? तो निर्मला सीतारमण ने दोस्तों वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यह वित्तीय क्षेत्र सुधार पर रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। एफएसडीसी की स्थापना भारत सरकार ने 2010 में की थी। छठा भारत कनाडा व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय संवाद 9 मई को कहां पर आयोजित किया गया? तो कनाडा के ओटावा में आयोजित किया गया है दोस्तों। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मैरी एनजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात, संवर्धन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री कनाडा सरकार ने चर्चा की। ठीक है, कनाडा क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है रूस के बाद। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ के जस्टिन ट्रूडो है। राजधानी ओटावा है। मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। भारतीय भारोत्तोलकों ने 8 मई को दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितना पदक जीता है? तो 3 पदक जीता है दोस्तों। भारत की ओर से बिंदिया रानी देवी ने महिलाओं के 55 किलो वर्ग में 2 रजत पदक जीता, जबकि जेरेमी लालरिनुंगा ने पुरुषों के 67 किलोग्राम स्नैच वर्ग में 1 रजत पदक अपने नाम किया है। महानगर गैस लिमिटेड द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो यह मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। महानगर गैस लिमिटेड द्वारा एशिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। ओसासुना को हराकर कोपा डेल रे 2023 का खिताब 20वीं बार किस क्लब ने जीता दोस्तों? फुटबॉल क्लब ने। तो रियल मैड्रिड ने ओसासुना को हराकर कोपा डेल रे 2023 का खिताब 20वीं बार जीत लिया है। मैड्रिड ओपन टेनिस 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष खिताब कार्लोस अल्कराज ने, महिला खिताब आर्याना साबालेंका ने। विश्व रेड क्रॉस 2023 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 2023 की थीम क्या है? तो एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट है। ठीक है, तो यह रहा दोस्तों आपको 9 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।